नमस्कार दोस्तों, 24 मार्च 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़, इंडिया एब्सटेन्स इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल वोट ऑन श्रीलंका। देखिए, इसके रिस्पेक्ट में श्रीलंका के ऊपर पहले ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कितने वोट हुए हैं, श्रीलंका के ह्यूमन राइट्स ट्रैक रिकॉर्ड पे इतने सवाल क्यों उठाए गए, इसके ऊपर मैं अलग से पीपीटी बना रहा हूँ। जल्दी एक वीडियो अपलोड करूँगा। यहाँ पे अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनेवा में एक मीटिंग हुई। मीटिंग वर्चुअली हो रही थी। 47 मेंबर की जो काउंसिल है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसमें कुछ लोगों ने श्रीलंका के फेवर में वोट किया। मतलब कि ये जो रेजोल्यूशन मूव किया गया था ह्यूमन राइट्स का श्रीलंका के अगेंस्ट, इसको सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने कोई वोट ही नहीं डाला। इंडिया उन कैटेगरी की कंट्रीज में आता है जिन्होंने कोई वोट ही नहीं डाला है। ठीक है ना भाई। मिस्टर गुणवर्धने, ठीक है, ये श्रीलंका के मिनिस्टर हैं, इन्होंने 14 कंट्रीज को थैंक यू बोला है अपने ट्वीट के थ्रू, जिसमें इंडिया, जापान और नेपाल भी है। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने वोटिंग में वोट डाला ही नहीं है, एब्सटेन किया है। समझ गया बात को। मतलब इंडिया की अप्रोच यहाँ पे बहुत न्यूट्रल है। श्रीलंका के ह्यूमन राइट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमको पता है बहुत बुरा है। तमिल माइनॉरिटीज के अगेंस्ट श्रीलंका की फोर्सेस ने अत्याचार किए हैं, ये जग जाहिर है, सबको मालूम है। और इन अत्याचारों के लिए जब श्रीलंका को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रेजोल्यूशंस मूव किए जाते हैं। तो दुनिया भर की बहुत सी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल कनाडा और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने श्रीलंका के ऊपर रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की गई है, श्रीलंका को आंसरेबल करने की कोशिश की गई है। ठीक है। और ऐसी वोटिंग में वोट डालने से मना कर दिया इंडिया ने। तो इंडिया ने ना रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया और ना ही रेजोल्यूशन को अपोज किया। तो जब हमने कुछ किया ही नहीं तो मतलब हमने श्रीलंका के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया, और श्रीलंका इस बात से कहीं ना कुछ खुश है। इसलिए मिस्टर गुणवर्धन ने बहुत सी कंट्रीज को यहाँ पे ट्वीट के थ्रू थैंक यू भी बोल रहे हैं। फिर इस रेजोल्यूशन को श्रीलंका ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा है। ठीक है। इन्होंने बोला कि ये जो यूनाइटेड नेशंस का मूव है कि ये कलेक्ट कर रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं एविडेंस ऑफ वॉर क्राइम्स इन द कंट्री, कि भाई सर, हमारी जो श्रीलंका की सरकार है, श्रीलंका की आर्म्ड फोर्सेज है, एलटीटीई ने वॉर क्राइम्स किए हैं। इन वॉर क्राइम्स के लिए हमको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। इस चीज़ के अगेंस्ट श्रीलंका बोल रहा है। श्रीलंका बोल रहा है उनकी सोवरेनिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, और आप कह सकते हो कि इंटरनल पीस के अगेंस्ट जाता है ये रेजोल्यूशन। अच्छा, ये श्रीलंका का रेजोल्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ई वोटिंग प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि पहली बार ऐसा कोई रेजोल्यूशन वर्चुअली मूव किया गया। कंट्रीज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की बात की जाए तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर आती है। काम क्या है इसका? स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। ठीक है। इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में बनाया गया था। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, उसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाया गया। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको OHCHR भी बोलते हैं, ये सचिवालय की तरह काम करता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के। इट सर्व्स एज द सेक्रेटेरिएट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। OHCHR, इसका हेडक्वार्टर्स जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल कर दीजिए। वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग करें दोस्तों। जितने सारे लोगों को आप ओरली बता सकते हो मेरे वीडियोस के बारे में अपने दोस्तों को, कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको उनको बताते हो कि भाई ये वीडियोस उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट वो एक बार देखेंगे, पसंद आएगी तो ही देखेंगे। ऑब्वियसली बात है, किसी को जबरदस्ती तो बैठा नहीं सकते। आपका काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो तो आपको फायदा मिल रहा होगा, तो हो सकता है दूसरों को भी मिले। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मौका मिलेगा आपका जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड और फॉरेनर ट्राइब्यूनल से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल के आ रही है। देखिए, दो इश्यूज को लेके हमारी केंद्र सरकार को गेड़े में लेते हैं बहुत सारे अपोजिशन एक्टिविस्ट। एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पारित किया, इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन अब तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू नहीं किया गया है। क्योंकि किसी भी एक्ट को लागू करने के लिए आपको कुछ नियम कानून बनाने पड़ते हैं, कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। ग्राउंड लेवल पे उस एक्ट के प्रोविजंस कौन से नियम कानून के हिसाब से इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ये नियम कानून केंद्र की सरकार रिलीज करती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रिस्पेक्ट में कोई भी नियम कानून अब तक रिलीज नहीं किए गए हैं, इसलिए इन प्रैक्टिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी के लिए ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जब सरकार से ये पूछा गया कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो आपने निकाल दिया,
बट वो माइनॉरिटीज, वो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आ चुकी हैं, वो देश की नागरिक कैसे बनेंगी? तो यहां पे सरकार ने बोला है कि देखिए, पहले हमको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नियम कानून निकाल लेने दीजिए, रूल्स निकाल लेने दीजिए, जब रूल्स आ जाएंगे उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे इंटेंशनली सरकार नियम कानून नहीं निकाल रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में और आसाम में इलेक्शन होने वाले हैं, और आसाम में और वेस्ट बंगाल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक बहुत बर्निंग सेंसिटिव मुद्दा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पे उठ के आ रहा है, जिसको आप बोल रहे हो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल फाइनल एनआरसी लिस्ट। देखिए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की लिस्ट आई है। यहां पे जब केंद्र सरकार से पूछा गया कि भाई आपका नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन पे क्या व्यू पॉइंट है, देखिए आपको पता है कि नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन की लिस्ट रिलीज हो चुकी है, आसाम वाली जो लिस्ट है, बट ये ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है। एक्चुअली में आसाम में 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स ने अपने आप को नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस में इंक्लूड कराने के लिए एप्लीकेशन दायर की थी, जिसमें से 19 लाख से ज्यादा लोगों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इस 19 लाख में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों हैं। अब कुल मिला के यहां पे बात यह है, सरकार का यह बोलना है कि अगर आप नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की लिस्ट में आते हो या नहीं आते हो, जो आता है वो तो देश का नागरिक है, तो जब वो देश का नागरिक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की लिस्ट में नहीं आता है, सरकार का क्या बोलना है कि अगर आपको लगता है कि आपका नाम इस लिस्ट में से निकाल दिया गया है, तो आप लिस्ट के रिलीज होने के 120 दिन के अंदर अंदर फॉरेनर ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो, और फॉरेनर ट्राइब्यूनल के सामने आप हमारे एक्शन को, मतलब इस नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के एक्शन को कहीं ना कहीं अपील कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो पैराग्राफ 7 है, शेड्यूल टू द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजंस एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003, इसके अंदर ये बोला गया है कि जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की लिस्ट निकलने के बाद जो लोग उस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं हैं, वो अपने नॉन इंक्लूजन को फॉरेनर ट्राइब्यूनल में जाके अपील कर सकते हैं 120 दिन के अंदर। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो आसाम की नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजंस की लिस्ट आई है ना, ये ऑफिशियली इशू नहीं हुई है, ये अनऑफिशियली इशू की है। और जिन 19 लाख से ज्यादा लोगों को इस नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया ना, उनको किसी भी प्रकार का कोई रिजेक्शन ऑर्डर नहीं दिया गया है। और अपील तो आप तब करोगे ना जब आपको ऑफिशियली कोई रिजेक्शन ऑर्डर दिया हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई राइट नहीं दिया गया तो आप अपील करो। आपने वीजा के लिए अप्लाई किया, अभी वीजा के लिए आपने अप्लाई किया, आपको रिजेक्शन लेटर ही नहीं मिला, तो आप कैसे अपील करोगे कि वीजा आपका गलत रिजेक्ट हो गया है? कुल मिला के यही बोला गया है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस आसाम की लिस्ट निकली है, अनऑफिशियली निकली है, ऑफिशियली नहीं निकली है, इसलिए कोई ऑफिशियल रिजेक्शन ऑर्डर अभी सरकार की तरफ से लोगों के पास इशू नहीं हुआ है। तो चूंकि कोई ऑफिशियल रिजेक्शन ऑर्डर सरकार की तरफ से इशू नहीं हुआ है, तो लोग फॉरेनर ट्राइब्यूनल में जाके अपील भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसके चलते हो इसलिए रहा है कि जिन लोगों को नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, वो अभी जो माइग्रेशन कैंप्स हैं, जो उल्टे सीधे जो रिफ्यूजी टाइप के कैंप्स बना रखे हैं, उनमें उनको ठूंस के रखा गया है, वहां पे रहने के हालात गंदे हैं, खाने की चीजें अवेलेबल नहीं है, बीमारियां हमारे यहाँ बहुत फैल रही हैं। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है। मतलब कुल मिला के केंद्र की सरकार वेस्ट बंगाल और आसाम के इलेक्शंस के चलते ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नियमों को लागू कर रही है, और ना ही नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस पे अपनी कोई क्लियर कट अप्रोच बता रही है। इन सब चीजों को होल्ड में डाल रखा है। आसाम के असेंबली इलेक्शंस के बाद मोस्ट प्रोबेबली, और वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस के बाद मोस्ट प्रोबेबली इन सब चीजों पे केंद्र सरकार की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है बीजू जनता दल गवर्नमेंट प्लान्स 15% कोटा फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। नवीन पटनायक की जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है, उसने ये बोला है कि भाई 15% सीट्स इन मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज को हम लोग हमारे सरकार के, राज्य की सरकार के जो हाई स्कूल से पास आउट स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए रिजर्व करेंगे। अब आपको एक बात पता है दोस्तों कि चाहे राज्य सरकार के कॉलेज हो, चाहे केंद्र सरकार के कॉलेज हो, ठीक है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे आईआईटी के फील्ड में हो। आईआईटी में एग्जाम होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम्स, आईआईटी जेई सुना होगा आपने, और मेडिकल फील्ड में एग्जाम होता है नीट, नेशनल कम एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कॉमन एग्जाम हो गया है तो इन कॉमन एग्जामों के लिए एक बहुत स्पेशलाइज्ड अप्रोच चाहिए। और ये जो बीजेटी की सरकार है, नवीन पटनायक की, इनका बोलना है कि जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है ना, ये जो स्पेशलाइज्ड अप्रोच है, ये केवल उन स्टूडेंट्स को मिल पाती है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अफोर्ड कर सकते हैं जाके बड़े बड़े शहरों में, या ऑनलाइन महंगे कोचिंग कोर्सेज को खरीद सकते हैं। तो सरकारी और स्कूल और कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उड़ीसा के अंदर, उनका जो सिलेक्शन रेट है इन एग्जामों में वो कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर काबिलियत नहीं है,
प्रॉब्लम यह है कि इनके पास प्रॉपर कोचिंग फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि प्रॉपर कोचिंग फैसिलिटीज है नहीं, उनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पैसा खत्म कर सके, अर्बन इलाकों में कोटा वगैरह जाके तैयारी कर सके। इसीलिए यहाँ पे राज्य सरकार के जो कॉलेजेस हैं और पर्टिकुलरली राज्य ओडिशा में जो कॉलेजेस हैं जो कि नीट और जेई के थ्रू एलोकेट किए जाते हैं, उन कॉलेजेस में 15% सीटें ओडिशा के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। ये यहाँ पे प्रपोजल नवीन पटनायक जी की बीजेडी की जो सरकार है वो यहाँ पे लाने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियस ही बात है, इस प्रकार के प्रपोजल को इंप्लीमेंट करने से पहले केंद्र सरकार की एसेंट तो लगेगी ही लगेगी। इस प्रकार का प्रपोजल लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, इसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस जस्टिस डॉक्टर ए.के. मिश्रा। ये रिटायर्ड जज हैं उड़ीसा के हाई कोर्ट के, और कुछ और मेंबर्स भी हैं इनके पास। तो ये जो कमेटी है ये 15% रिजर्वेशन वाला जो क्राइटेरिया है इसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स देगी, और उन व्यू पॉइंट्स के हिसाब से राज्य की सरकार इस प्रकार का नियम कानून लाने की कोशिश करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के पास ना फिजिकल कैपेसिटी हो ना ही इकोनॉमिक एक्सेस है कोचिंग सेंटर का, इसीलिए राज्य की सरकार यहाँ पे ओडिशा के अंदर जो कॉलेजेस है वहां पे कुछ नंबर ऑफ सीटें ओडिशा के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए रिजर्व करना चाहती है। रिजर्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जुडिशरी क्या बोलती है, केंद्र सरकार क्या बोलती है, आने वाले समय पता चल जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक और न्यूज है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब लखनऊ का एक मस्जिद है तीली वाला मस्जिद, ये 350 साल पुराना मस्जिद है लखनऊ का। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स तो आपको होती है। बीजेपी के एक मेंबर हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट। एक्चुअली में तीली वाला जो मस्जिद है, बीजेपी के लेजिस्लेटर अश्विनी कुमार उपाध्याय जी का ये बोलना है कि इस मस्जिद से पहले इस जमीन पे एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ के जो पहले के मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने मस्जिद बना दिया। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये जो तीली वाला मस्जिद है इसका जो स्टेटस है वो मस्जिद का स्टेटस है, और इस स्टेटस को हटाया नहीं जा सकता। एक स्पेशल लॉ है इसके रिस्पेक्ट में जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1991। ये लॉ क्या बोलता है, इस लॉ को हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप लॉ ये बोलता है कि भाई जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इस पर्टिकुलर डेट पे 15 अगस्त 1947 पे जिस प्लेस ऑफ वर्शिप की जो परिभाषा थी, जो कंडीशन थी, वही कंडीशन रहेगी। कहने का मतलब यह है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप बदला नहीं जाएगा। यानी किसी एक प्लेस की जो स्थिति थी 15 अगस्त 1947 को, चाहे वो एक मुस्लिम पूजा करने का धर्म स्थान हो, चाहे एक हिंदू पूजा करने का धर्म स्थान हो, वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और कोई भी दूसरा ग्रुप अगर ये बोलता है कि नहीं भाई ये मुस्लिम्स का नहीं हिंदूज का था, कि नहीं भाई ये हिंदूज का नहीं मुस्लिम्स का था, उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये पर्टिकुलर एक्ट बोलता है 1991 का। तो देखिए क्या बोला गया है, द एक्ट डिक्लेयर्स दैट द रिलीजियस कैरेक्टर of a place of worship shall continue to be the same as it was on 15 अगस्त 1947, जो चीज मैंने आपको वही बताई। It says no person shall convert any place of worship of any religious domination into one of the different domination or section। यानी एक religious domination के किसी particular place of worship को आप किसी दूसरे religious domination के place of worship में convert नहीं कर सकते। समझ गए बात को? It declares that all suits, appeals or any other proceedings regarding converting the character of a place of worship which are pending before any court or authority on 15 अगस्त 1947 will abate as soon as the law comes into force। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने एक बात और बोली, 15 अगस्त 1947 को मान लीजिए किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर कोई केस पड़ा हुआ था कि नहीं भाई ये हिंदू धर्म का नहीं मुस्लिम धर्म का है, नहीं भाई ये मुस्लिम धर्म का नहीं हिंदू धर्म का है, इस प्रकार के सारे केस खारिज हो जाएंगे जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 प्ले में आएगा। और साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया 15 अगस्त 1947 का जो स्टेटस था किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, जैन धर्म का हो, क्रिश्चियन धर्म का हो, सिख धर्म का हो, वो वही रहेगा, उसको बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। तब हुआ यह है कि बीजेपी के लेजिस्लेटर अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बोला है, एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 में ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो अश्विनी कुमार उपाध्याय साहब ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को गलत बताया है। इस गलती के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में तीली वाला मस्जिद जो है लखनऊ का, उसके वासिफ हसन साहब, वासिफ हसन इसके ट्रस्टी हैं, जिस ट्रस्टी को उर्दू में आप को मुतवली भी बोलते हो, तो इसके ट्रस्टी ने
तीली वाला मस्जिद के ट्रस्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है कि भाई ये जो पिटीशन आई है जिसके चलते प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द करने की बात की जा रही है, इस पिटीशन को एंटरटेन मत करिए। ये पिटीशंस ये दिखाती है कि ये देश केवल हिंदुओं का है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इन्वेडर्स थे, तो इस प्रकार की दकियानुसी ख्यालात ये पिटीशन दिखा रही है, इसको एंटरटेन मत करिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सही है। तो एक पर्सन यहाँ पे केस फाइल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कह रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है, दूसरा फाइल करके बोल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही है। हम सुप्रीम कोर्ट बताएगा क्या सही है क्या गलत है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में जनरल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, बैक्टीरिया नेम्ड आफ्टर इंडियन साइंटिस्ट अजमल खान। भाई 4 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया को ढूंढा गया है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, और इस बैक्टीरिया को नाम दिया गया है इंडियन बायोडाइवर्सिटी साइंटिस्ट सैयद अजमल खान के ऊपर। अब याद रखिए, इस बात को समझिए, बैक्टीरिया ढूंढा गया है इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया गलती होगा। अक्सर कर होता यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी बैक्टीरिया उगाए जाते हैं वो पॉजिटिव पर्पसेस के लिए उगाए जाते हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में लगातार साइंटिस्ट रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उनके खाने पीने के लिए चीज़ों का इंतजाम करना होगा, तो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन वगैरह करी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज डेवलप किए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सन में, प्लांट ग्रोथ में, बायो कंट्रोल एक्टिविटी में काम देते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 बैक्टीरिया ढूंढे गए हैं, जिसमें 3 स्ट्रेन्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एक स्ट्रेन जो आइडेंटिफाई हुआ है वो पहले एग्जिस्ट करता था, जिसका नाम था मिथाइलो रूब्रम रोडेसिनियम। ठीक है भाई। 3 और जो स्ट्रेन्स मिले हैं उसमें एक स्ट्रेन को नाम दिया गया है मिथाइलोबैक्टीरियम अजमली। ये एक्चुअली में सैयद अजमल खान के नाम पे पड़ा है। सैयद अजमल खान तमिलनाडु में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और ये इंडिया के एक बहुत नोटेड बायोडाइवर्सिटी साइंटिस्ट हैं। तो इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है इस बैक्टीरिया का नाम इस हमारे साइंटिस्ट के ऊपर रख के। अब ऑब्वियस सी बात है, एक बैक्टीरिया का नाम साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया तो कहीं ना कहीं उस बैक्टीरिया का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा। तो जी बिल्कुल, ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है मिथाइलोबैक्टीरियम अजमली, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, प्लांट ग्रोथ करता है, बायो कंट्रोल एक्टिविटी अगेंस्ट प्लांट पैथोजेंस में मदद लेता है। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे बैक्टीरियाज को स्पेस में उगाया जाता है, समय समय पर ये बैक्टीरियाज स्पेस से वापस लेके आए जाते हैं अर्थ पे, और नासा में इनकी चेकिंग होती है। बेसिकली इस प्रकार के जो बैक्टीरियाज है ना, ये स्पेस फार्मिंग में पोटेंशियल लगते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपको पता है ना, पौधे वगैरह उगाए जाते हैं। ये देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फोटो है, यहाँ पे आपको पौधे उगते नजर आ रहे हैं, और इन्हीं पौधों को ये यहाँ के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले लोग तोड़ के खाएंगे। ओके, तो एक्सट्रीम प्लेसेस में, इस प्रकार के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको माइक्रोब्स को तो डेवलप करना ही पड़ेगा, और इस प्रकार के माइक्रोब्स ऐसे ही डेवलप कर रहे हैं। आपको मैं और बता दूं, अभी के लिए समय समय पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बहुत सारे माइक्रोब और बैक्टीरिया के सैंपल नासा और अर्थ पे लेबोरेटरीज पे भेजे जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। 1000 सैंपल्स अभी ऐसे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जिनको कलेक्ट करके रखा गया है। समय समय पे उनको अर्थ पे भेजा जाएगा नासा की लेबोरेटरीज में, जहां उनके ऊपर थेसिस होगी कि इसके क्या फायदे, इसके क्या नुकसान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना पुराना है, किसने इसको बनाया, क्या इसकी क्रेडिबिलिटी है, कैसे ये काम कर रहा है, कौन कौन क्रू है, ये सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वीक में ये इंडियन स्पेस स्टेशन का कंसेप्ट क्या है ये भी यहाँ समझाया गया है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ स्पेस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, चाइना रशिया प्रपोज न्यू रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म। अभी क्वाड की डीलिंग हुई है, रिसेंटली अलास्का में मीट हुई है। अगर आप बात करो तो 12 मार्च को वर्चुअल समिट हुई क्वाड के लीडर्स की, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। मार्च 19 को यूएस और चाइना की समिट हुई अलास्का में। उसके बाद आप देखो तो साउदर्न चाइना में एक सिटी है गुइलिन, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग ई और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव मिले, और इन्होंने एक जॉइंट रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म बनाने की बात की, जिसको और कंट्रीज भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो न्यूज क्या है, चाइना एंड रशिया प्रपोज सेटिंग अप अ न्यू रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म to address security concerns of countries in the regions, as their foreign ministers hit out at the United States for forming small circles to seek bloc confrontation। यानी कि चाइना और रशिया यूएस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि यूएस छोटे छोटे ब्लॉक्स बना रहा है। क्वाड को एक इस प्रकार का ब्लॉक बोला गया है, और चाइना रशिया बोल रहे हैं कि इस ब्लॉक से बाकी कंट्रीज ना डर जाएं, इसलिए हम भी एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो ये जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म है, ये कंसेंसस लेके आएगा।
जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं जो कि क्वाड जैसे ब्लॉक से डर सकती हैं, उनके सिक्योरिटी पैरामीटर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये सब बातें यहाँ पे चाइना रशिया बोल रहे हैं। चाइना रशिया की बात की जाए तो ये ऑलरेडी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडिया भी पार्ट है, जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप है जहां चाइना रशिया पाकिस्तान के साथ इंडिया भी एक मेंबर है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। इनकी जो प्रेस रिलीज आई है और ये ज्वाइंट प्रेस रिलीज आई है चाइना रशिया की, कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलीव्स that United States should reflect on the damage it has done to global peace and development in recent years, halt unilateral bullying, stop meddling in other countries' domestic affairs and stop forming small circles to seek block confrontation। मतलब कि यूएस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ग्लोबल पीस और डेवलपमेंट को थ्रेटन कर रहे हो, दूसरे कंट्रीज के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हो। ये चाइना बोल रहा है कि आप दूसरे कंट्रीज के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हो। फिर यूएस ने बोला है रूल्स बेस्ड ऑर्डर लेके आएंगे क्वाड में। अब ये जो क्वाड का रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, ये ऑब्वियस ही बात है चाइना के अगेंस्ट था। चाइना साउथ चाइना सी में कंट्रीज की बुलिंग करता है, तो इसके अगेंस्ट ये स्टेटमेंट था। चाइना रशिया बोल रहे हैं नहीं भाई, कोई रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के हिसाब से काम करेंगे, ट्रू मल्टीनेशनलिज्म को आगे लेके जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस को डेमोक्रेटिक बनाएंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करेंगे, कॉमन डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज करेंगे। सब लोग अपने अपने सोशल सिस्टम्स के हिसाब से चलेंगे, अपना अपना डेवलपमेंटल पाथ पकड़ेंगे, यहाँ पे आप कह सकते हो कॉपरेशन होगा। कुल मिला के यूएस जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके अगेंस्ट चाइना स्टेटमेंट दे रहा है। अभी चाइना स्टेटमेंट अगर इंडिविजुअली देता तो सही था, यहाँ पे रशिया के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट आ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। रशिया आज की डेट में चाइना के ऊपर ओवरली डिपेंडेंट हो गया। रशिया के ऊपर यूएस और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ने नाना प्रकार के सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो रशिया के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है चाइना के साथ दोस्ती अच्छी करने के अलावा, क्योंकि यूएस ये रशिया की यूएस और यूरोप के साथ तो उतनी बन नहीं रही है। कहीं ना कहीं जो ट्रेड है रशिया और यूरोपियन कंट्रीज में वो भी कम हो गया है। वो तो यूरोपियन कंट्रीज की मजबूरी है कि रशिया से उनको गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है, अगर यूरोपियन कंट्रीज की चलती तो वो गैस भी इंपोर्ट नहीं करते रशिया से। तो इन सब चीज़ों के बीच में रशिया की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ रशिया की फॉरेन पॉलिसी चाइना के प्रति अलाइन होती नजर आएगी, जो होती यहाँ पे नजर आ ही रही है। इस मैप में आपको यहाँ पे चाइना दिख रहा है, यहाँ पे रशिया दिख रहा है, एक बहुत बड़ी बॉर्डर चाइना का रशिया के साथ बनता है, थोड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है आपका चाइना का रशिया का, ये ऐसे नजर आ रहा है। इनके बीच में एक लैंडलॉक कंट्री है जिसका नाम है मंगोलिया। तो ये था आज का न्यूज एनालिसिस। जनरल स्टडीज अब ये पेपर 1 और 2 का तो काम का नहीं है, हाँ पेपर 3 में इंटरनेशनल, पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में काम का है। ये स्लाइड थोड़ा यहाँ पे गलती से आ गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस करंट अफेयर्स से आपको आई होप फायदा मिला होगा। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।